हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर स्वागत करता हूं श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं और किस तरह से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हुए हैं उनको थोड़ा अच्छे से देखें, उनको समझें। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा था, उसका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और उस लेक्चर को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाएंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि बच्चे थोड़े आई थिंक कमेंट्स वगैरह में पूछ रहे थे, तो मैं जो बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या हमने पढ़ा था और कैसे हम करने वाले हैं। चलिए, प्रकाश का अपवर्तन हम देख रहे हैं, तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो जल्दी से आप समझ लीजिए इसको। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक चीज माइंड में रखनी है आपको कि परावर्तन में एक ही माध्यम में सब कुछ पंगे होते हैं, अपवर्तन में माध्यम बदल जाता है। तो जब हम मिरर की बात करेंगे, जब हम दर्पण की बात करेंगे तो हमारे माइंड में आना चाहिए परावर्तन, और जब हम लेंस वगैरह की बात करेंगे बच्चों तब हमारे माइंड में आना चाहिए अपवर्तन। ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीजें। अपवर्तन में माध्यम बदल जाता है, परावर्तन में माध्यम वही रहता है ना। ये ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका। इस तरह से आपके पास कोई इस तरह से दर्पण था तो वहां पर क्या हो रहा था, इसी में आई टकरा के इसी से निकल गई। ऐसे अगर कोई समतल दर्पण था, ऐसे आई और ऐसे चली गई, यानी एक ही माध्यम में बात हो रही थी, माध्यम बदल नहीं रहा था। लेकिन अपवर्तन में क्या होगा बच्चों, अपवर्तन में ऐसे लेंस होगा, यहाँ से किरणें आएगी, टकरा के ऐसे निकल जाएगी। मतलब ये माध्यम अलग है, ये माध्यम अलग है, तो अंदर प्रवेश कर जाएगी। यहाँ पानी होगा, यहाँ वायु होगी, किरणें ऐसे आएगी, ये पानी में टकराएगी, फिर यहाँ से गुजर जाएगी। तो ये हमेशा क्या होगा, माध्यम बदल जाएगा। और माध्यम जब भी बदलता है तो प्रकाश का रास्ता बदल जाता है। ये छोटी सी बात जो आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने पथ से विचलित हो जाएगा। विचलित का मतलब अपना रास्ता जो है वो बदल लेगा, उसी को हम कहते हैं अपवर्तन। चलिए, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और यदि किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। यानी अगर आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, और अगर आपका विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब के पास आएगी। इसको समझिए कि मैंने कहा था, आपको अभी बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो अपवर्तन का फंडा समझते हैं हम लोग, है ना। अपवर्तन का क्या फंडा है ये हम समझते हैं इस तरह से कि यहाँ से एक प्रकाश की किरण आएगी बच्चों, ऐसे, ये है अभिलंब, है ना। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखें, इसको कहते हैं अभिलंब, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब यहाँ चली जाती तो हम बोलते परावर्तित किरण, लेकिन यहाँ नहीं गई, यहाँ ऐसे जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था बच्चों ऐसे, लेकिन ये ऐसे न जाते हुए या तो ये बच्चों इधर चली जाएगी और या इधर चली जाएगी, यानी दो रास्ते इसके पास, 1 और 2, दैट इज कॉल्ड अपवर्तन, है ना। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। 1 और 2 दोनों भी क्या है, अपवर्तित किरण है। ये अपवर्तन, प्रकाश की किरण आई, ये टकराई, इस जहाँ से टकरा रही है आपतन बिंदु है, दोनों माध्यम जहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, ऊपर माध्यम 1 है, नीचे माध्यम 2 है। ये सारी चीज़ें मैंने जब एक बेसिक लेक्चर बताया था उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी। तो 1 से 2 में जैसे ही जा रही है रास्ता बदल रही है। अब ये 2 वाले रास्ते से जा सकती है और 1 वाले से रास्ते से जा सकती है, पथ विचलित हो जाएगा। पथ ये है इसका, ये वाला पथ है, ये विचलित हो जाएगा। तो कब 1 वाले में जाएगी, कब 2 वाले में जाएगी, ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यानी अब देखिए यहाँ पर ये माध्यम 1, माध्यम 2, माध्यम 2, ये आपका क्या है, अभिलंब है। अब यहां से आई
ऐसे, है ना, ये डायरेक्टली आप स्केल से बनाना सीधा बनेगा। अब मान लेते हैं ये सघन है ऊपर वाला और नीचे वाला विरल है। इससे पहले समझिए सघन और विरल क्या होते हैं। सघन और विरल दो कंपेयर करने वाले तुलनात्मक शब्द है। मैं कह सकता हूं काच सघन है, यानी जिसका घनत्व ज्यादा है, पानी जो है वो विरल है। तो मैं दो माध्यम की साथ में बात करूंगा, काच और पानी। तो पानी के कंपेयर में काच सघन है, वहीं वायु के कंपेयर में पानी सघन है बच्चों, है ना। सघन का मतलब घना, पास पास। तो काच ज्यादा सघन है पानी के कंपेयर में, लेकिन अगर मैं वायु और पानी की बात करूंगा तो उसके लिए पानी सघन हो जाएगा और वायु विरल हो जाएगी। ये बात प्रीवियस लेक्चर में बताई। तो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी ये 2 नंबर वाला पाथ फॉलो करेगी। और यही चीज अगर ऊपर विरल है और नीचे सघन है बच्चों, तो ये वाली ऐसे आके अभिलंब की क्या हो जाएगी, तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ पर ऐसे आएगी और अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, यानी ये 2 नंबर वाला पाथ फॉलो करेगी। और विरल में आएगी तो ये 1 नंबर, ये वाला पाथ 2 नंबर और ये 1 नंबर को फॉलो करने वाली। चलिए, ये प्रीवियस लेक्चर की कुछ बातें हैं। वही ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये μ1 है, ये μ2 यानी ये इसके अपवर्तनांक है, ये आपका अभिलंब है जैसा कि दे रखा है। आपतन कोण जो होता है उसको I से बताते हैं, अपवर्तन कोण को R से बताते हैं बच्चों। ये वाला देखिए जाना था इसको इधर अभिलंब की तरफ मुड़ी है, यानी ये हमेशा कैसे आ रही है बच्चों, ये विरल से सघन में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है तभी अभिलंब की तरफ मुड़ी है। यहाँ से पता चल सकता है आपको, ये आपतित अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, ये माध्यम 1, ये माध्यम 2। तो एग्जाम में आए तो डेफिनेशन के साथ साथ ये वाला डायग्राम भी आपको अपवर्तन का आना चाहिए। चलिए बच्चों, अपवर्तन का जो नियम था वो भी डिस्कस था। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं 2 माध्यम के लिए नियत रहता है और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। बच्चों बहुत ध्यान रखना है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन थीटा होता है बच्चों, साइन थीटा, है ना, का अनुपात किन्हीं 2 माध्यम के लिए नियत होता है और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये तो है पहला नियम जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट लगा दो एग्जाम में, 100% चांसेस है कि पूछा जाए स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो ये वाला। और दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये ऑलरेडी परावर्तन वाला ही नियम है। तो स्नेल का नियम देखते हैं, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। देखिए कैसे, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। इस तरह से आपके पास ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, यहां से एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ऐसे, है ना, सीधी। अब ये मान लेते हैं ये विरल है, ये सघन है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, सब चीजें समझ में आएगी। सघन से विरल में आ रही है तो विरल से सघन में आ रही है, विलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ये वाला कोण I है, आपतन कोण है, ये वाला अपवर्तन कोण R है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण आप बुक में पूरा लिखोगे, और ये अपवर्तित किरण है, मैं लिख रहा हूँ अपवर्तित किरण है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, ये अभिलंब है। कोण हमेशा अभिलंब से मापते हैं। स्नेल साहब ने क्या कहा था, स्नेल साहब ने कहा था कि साइन, यहां पर इसका अगर मैं अपवर्तनांक n1 दे दूं और इसका अपवर्तनांक n2 दे दूं, तो स्नेल का नियम कैसा होता है, n1 इसका अपवर्तनांक गुणा इसका साइन i, ये बराबर हो जाएगा अगले वाले का अपवर्तनांक गुणा उसका साइन थीटा, n2 इंटू साइन r। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो बच्चों तो आप लिख सकते हो n2 बट्टे n1, यानी इस n2 के बट्टे में ये ले आया और इसके बट्टे में ये ले गया, ये हो जाएगा साइन i बट्टे साइन r। और इसी को बोलते हैं आप बच्चों n2 बट्टे n1 को बोलते हो आप क्या, n1 2, क्या बोलते हैं बच्चों, n1 2। और ये होता है आपका साइन i बट्टे साइन n1 2 नहीं बोलते, n21 बोलते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, n21 बोला।
साइन आई बटे साइन आर। बिल्कुल प्रीवियस क्लास में बताया हुआ चीज़ है कि जो आपका ये होता है साइन का रेशियो जो होता है वो इस तरह से निकाला जाता है और इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। ये क्या चीज़ है? ये बोली जाती है अपवर्तनांक। कैसा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 बटे n1, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए ये यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये प्रीवियस क्लास तक की डिस्कशन था। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति तथा तरंग दैर्घ्य तथा ताप पर निर्भर करता है। यानी पदार्थ की प्रकृति, तरंग दैर्घ्य और ताप पर निर्भर करेगा। यानी लगभग ये हमेशा क्या हो जाएगा? फिक्स ही मान सकते हो आप इसको। ताप और तरंग दैर्घ्य फिक्स है तो ये लगभग फिक्स ही होता है कहने का मतलब। लेकिन हाँ, कभी कभार जो है चेंजेस भी आप जो है इसका कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो है इसकी एक फिक्स वैल्यू रखते हैं हम लोग, है ना। हो सकता है कभी कभार चेंज भी कर ले, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए क्या कर लिया हमने? फिक्स कर लिया। लेकिन ये निर्भर करेगा तरंग दैर्घ्य और ताप पर, ये बात भी ध्यान रखनी है थोड़ी सी। अब देखिए, निर्वात का अपवर्तनांक 1 लेते हैं, हवा का अपवर्तनांक 1.0029 लेते हैं, जल का अपवर्तनांक 4/3 लेते हैं और कांच का अपवर्तनांक 1.5 लेते हैं। इन वैल्यूज को आपको पता होना चाहिए कि किसका अपवर्तनांक कैसे लिया जाता है। सारे अपवर्तनांक के मान हैं बच्चों, ये वायु और निर्वात का लगभग सेम है। उसके बाद जल का है, उसके बाद इसका। जल का अगर 4/3 को लिखूंगा तो 1.33। इससे पता चलता है कि कांच का सबसे ज़्यादा है, फिर पानी का है, फिर वायु का है, फिर निर्वात का। निर्वात और वायु का लगभग एक ही लेते हैं। और निकाला कैसे है? साइन आई बटे साइन आर से जो है हम यहाँ पर बहुत सारे अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, अगर आई और आर हमें पता हो। चलिए नेक्स्ट, विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। इस आधार पर हवा, जल और कांच में सबसे ज़्यादा वेग हवा में, फिर जल में और उसके बाद कांच में होगा। यानी जितना माध्यम सघन होगा प्रकाश का वेग उतना ही कम हो जाएगा। तो अपवर्तनांक का एक और फॉर्मूला आप याद रखोगे। अपवर्तनांक का अगर मुझे निकालना है अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अपवर्तनांक किसका? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अगर आपको निकालना है तो आप लिखोगे माध्यम 1 में वायु और प्रकाश का वेग, माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बट्टे क्या कर दोगे आप? माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, है ना। 1 में कितना है प्रकाश का वेग और 2 में कितना है प्रकाश का वेग, उनका जो अनुपात होगा वो अपवर्तनांक होगा। इसको लोगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, और अगर इसको डायरेक्टली लिखोगे तो n/1 किसका? 2 का। किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। जिसका होता है वो आगे, जिसके सापेक्ष होता है वो पीछे। तो n/1 क्या होता है? माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अगर इसको फॉर्मूला में लिखना है तो v इन मीडियम 1 यानी माध्यम 1 में अपॉन v इन मीडियम 2। आगे देखिए बच्चों, ये है अपवर्तन के कुछ उदाहरण आपको बताए हुए हैं, है ना। अपवर्तन के कुछ उदाहरण जो है आपको बताए हुए हैं कि अपवर्तन क्या है, कैसे हैं, किस तरह से होता है। ये सारे उदाहरण जो है आपको बताए हुए हैं, तो ध्यान से देख लीजिए इनको। पहला क्या है? जल में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। दूसरा है पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। और तीसरा सूर्य उदय और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है। ये सारे एग्जाम्पल है जो आप डेली लाइफ में देखते हो। कांच की ग्लास लेना, उसके अंदर एक सिक्का रखना आप, और देखोगे कि सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऊपर से देखोगे तो आप ऐसे। उसके बाद अगर आप ऊपर से डायरेक्टली सीधा देखोगे तो नहीं दिखेगा, थोड़ा सा आपको तिरछा देखना पड़ेगा। उसका भी रीजन है क्यों नहीं दिखेगा। सूर्य उदय और सूर्यास्त के बाद और पहले भी आपको क्या थोड़ा सा सूर्य दिख जाता है, मतलब सूर्य उगने में अभी टाइम है, फिर भी आपको जो है क्षितिज से ऊपर सूर्य दिख जाएगा। ये अपवर्तन के उदाहरण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, ये एग्जाम्पल है पहला
वो जो भी मैंने बताया, पानी के अंदर अगर आप पेंसिल रखोगे तो कुछ इस तरह से मुड़ी हुई दिखेगी, आप जो है घर में देख सकते हो। ये अपवर्तन का उदाहरण है। अभी मैं इनकी सारी डिटेल बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, पर इससे पहले थोड़ा पहले अपवर्तन का पिक्चराइजेशन देख लो। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो भी अपवर्तन के कारण, ब्लिंकिंग करते हुए, ट्विंकल स्टार, है ना। कांच की पट्टी पर तिर्यक किरण को आपतित करते हैं तो निर्गत किरण आपतित के समानांतर होती है। ये सारी बातें हैं जो अभी हमने देखी है अपवर्तन के बारे में। अब मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ को क्लियर करता हूँ कि कैसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं और हम इनको कैसे समझते हैं। चलिए, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो भी हुआ। अब देखते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे मैं आता हूँ और एक एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, पहला, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे, कैसे? ये मान लो, तो ध्यान से देखना, सारा नियम अभी लगेगा, अभी समझ आया तो फिर समझ आ जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर पानी को अलग अलग कलर से बनाते हैं थोड़ा, है ना, पूरा फील आना चाहिए आपको एकदम। चलिए जी, ये पानी भर दो पूरा, चलो ठीक है, पीना है तो पी लेना। ओके, अब ऑफिस क्लब जो है, एक जो है आपके पास यहाँ सिक्का रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है साहब, रखा हुआ है तो क्या रख दिया इन्होंने। अब देखने वाले हो आप बैठे हो ऐसे, ये आपकी आंखें है ना, पैसे की तो मोटी आंख बन गई, चलो कोई ना। अब ये अभिलंब पानी की सतह है ये, तो एक तो माध्यम ये है जो कि पानी है, और दूसरा माध्यम जिसको एक दे रहा हूं, दूसरा माध्यम जो है बच्चों वो वायु है। अब आपको पता है पानी और वायु की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पानी सघन है और वायु विरल है। मैंने बताया ना, दो माध्यम होने चाहिए तभी हम बता सकते हैं कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। अब अभिलंब अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस पर ड्रॉ ऐसे कर दूंगा बच्चों, ये वाली चीज ऐसे जो है अभिलंब को मैं यहाँ पर बना दूंगा, ये वाले अभिलंब, ये सारे अभिलंब हैं यहाँ पर। अनंत अभिलंब बना सकता हूं मैं, तो दो अभिलंब बना रहा हूं क्योंकि दो मुझे काम लेने हैं। अब सिक्के से प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे, ध्यान दीजिए, बिल्कुल एक एक चीज आप क्लियरली समझोगे। ऐसे प्रकाश की किरण जाएगी, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है। अब इस किरण को जाना तो था ऐसे, जाना कैसे था? ऐसे था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी। देखो कैसे जा रही है, पानी यानी सघन है और वायु यानी विरल है, सघन से विरल में जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब है ये बच्चों, ये अभिलंब है, इससे दूर हटेगी मतलब ये इस दिशा में मुड़ जाएगी। वेरी गुड, अभिलंब से दूर हट जाएगी। चलिए जी बच्चों, कोई भी प्रतिबिंब बनना है उसके लिए हमें दो किरणों की जरूरत होती है, और जहां दो किरणें कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है हमें वो चीज वहां दिखती है। चलिए जी, एक किरण तो ये। दूसरी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अपवर्तन के अंदर क्या होता है कि जब कोई किरण ऐसे आती है, प्रीवियस लेक्चर याद करो, मैंने बताया था थीटा कोण पे अगर आएगी तो ऐसे जाएगी। प्रीवियस लेक्चर याद करना, थीटा कोण पे ऐसे आएगी तो मुड़ जाएगी, लेकिन अगर इसी के साथ आ रही, अभिलंब के साथ आ रही, अभिलंब की दिशा में आ रही है तो कभी नहीं मुड़ेगी। इसके लिख दो, अभिलंब की दिशा में आएगी तो कभी नहीं मुड़ेगी, कभी नहीं मुड़ेगी। अभिलंब की दिशा में आएगी तो कभी नहीं मुड़ेगी, सीधी चली जाएगी। अब ये मान लेते दूसरी किरण यहां से गई, ये अभिलंब है बच्चों, ऐसे गई, यहां
और इस अभिलंब पे इस तरह से चली गई। अब एक किरण ये, अब इसको क्या लगेगा, ये क्या करेगा, इसको लगेगा कि किरणें पीछे से यहाँ से आ रही है, ये इस किरण को पीछे बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ाएगा ये, तो इसको लगेगा कि किरणें यहाँ से आ रही है। एक्चुअल किरणें कहाँ से आ रही थी ये, लेकिन क्योंकि ये इसको मुड़ के आई तो इसको लगेगा कि ये जब पीछे बढ़ाएगा तो यहाँ। अब दोनों दो किरणें हैं, दो मान लिया मैंने, एक ये वाली और एक ये वाली, कहाँ मुड़ रही है, यहाँ मिल रही है, यानी ये जो सिक्के का पॉइंट ये था, इसको यहाँ दिखेगा, तो इस आदमी को सिक्का यहाँ दिखेगा। यही कारण है कि पानी के अंदर सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। मैंने क्या बोला था कि बिल्कुल ऊपर से देखोगे तो आप यहीं से देख रहे हो, और यहाँ से देखोगे बच्चों तो आपको यहीं दिखेगा सिक्का, क्योंकि अभिलंब वाली नहीं मुड़ती है। थोड़ा सा तिरछा देखोगे तब सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्लियर, समझ में आया? इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे कि सिक्के से प्रकाश की एक किरण पानी से वायु में आती है, जो कि अपवर्तित होकर जो है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दूसरी किरण जो है वो अभिलंबवत निकलती है, वो सीधी चली जाती है। जब दोनों किरणों को बढ़ा के मिलाया जाता है तो हमें जो प्रतिबिंब थोड़ा सा ऊपर दिखता है, और यही कारण है कि पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में डायग्राम। जिसने ये डायग्राम बना दिया और 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल है उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे। डायग्राम बहुत अच्छे से आप समझ लेना। अभी 2 एग्जाम्पल और करवाऊंगा, सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहीं पे। मैं ऑलरेडी बना के इसलिए नहीं लाया कि क्लास में आपको क्लियरली समझ में आए कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो शगन से विरल में गई है, दूर हटी है, तो इसको क्या लगेगा कि किरणें यहाँ से आ रही है, और दोनों किरणें, एक किरण ये वाली और एक किरण ये, 2 किरणें चाहिए, दोनों जहाँ मिल जाए वहाँ हमें काम बन जाता है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अगला, पेंसिल का पानी में मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था कि पेंसिल मुड़ी हुई दिख रही थी, वो भी बता देते कैसे। तो देखिए यहाँ पर ऐसे, इस तरह से, चलिए जी बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर इस तरह से, अभी मैं पानी चेंज नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो समझाने के लिए उस वक्त कर लिया था। चलिए अब देखिए, पेंसिल रखी हुई है ऐसे, पेंसिल को थोड़ा कर देते है ना। बच्चे कहेंगे सर इतने आलसी क्या हो, पेंसिल तो बदल देते। चलिए कैसी पेंसिल पसंद है आप लोगों को, ये ले लेते। वेरी गुड, ऐसी पेंसिल ले। अब क्या हुआ, इस पेंसिल का ये सिरा कहाँ पे है, यहाँ पे है बच्चों। मान लेते हैं ऐसे रखी हुई है ना, इसको टिका ही देते हैं ना, हवा में तो कैसे रहेगी, सारी स्क्रीन चली गई। ओके, वापस बना देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ये पानी, इसके बाद ये पेंसिल, पेंसिल को मैं ऐसे टिका देता हूँ यहाँ, है ना, ऐसे, जैसे भी आप समझ लो। इस तरह से पेंसिल रखी हुई है, रेड कलर वाली, ठीक है, ध्यान देना। ओके, अब यहाँ से एक किरण जा रही है, ये अभिलंब, ये देखने वाले हो आप, ध्यान से देना। यहाँ से अभिलंब बना देते हैं इसके, 1 और ये 2, 2 अभिलंब बना दिए। यहाँ से किरण जाएगी ऐसे। अब सारी चीज़ें वही है, ये पानी है, ये वायु है, पानी से वायु में जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, तो मतलब जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन चली जाएगी ये ऐसे, मुड़ जाएगी। एक किरण जो कि डायरेक्टली जाएगी बच्चों ऐसे सीधा, वो सीधी निकल जाएगी, कहीं नहीं मुड़ेगी। तो इस किरण को जब पीछे बढ़ाओगे बच्चों, देखो ये वाली जो आंख से टकराई है, उसको जब बिल्कुल पीछे बढ़ाओगे तो आपको दिखेगा ये। तो ये वाला जो सिरा है, ये पॉइंट है आपको, ये यहाँ दिखेगा, यानी पेंसिल आपको ऐसे दिखेगी मुड़ी हुई, है ना। ये सिरा यहाँ कैसे होगा कि आपको दिखेगा कि पानी में पेंसिल क्या हो गया है, मुड़ गई है। तो आपको पेंसिल कैसी दिखेगी बच्चों, पेंसिल आपको जो है
इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये पेंसिल जो है ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये वाला सिरा आपको अब यहाँ दिखेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा माइंड में आया होगा कि कैसे अपवर्तन के एग्जाम्पल को हम समझते हैं बच्चों। तो पानी में पेंसिल क्यों मुड़ी हुई दिखती है, इसका रे डायग्राम जब आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल अच्छे से बनाना, ऐसे मोड़ के, ऐसे अभिलंब वगैरह को। और जब आपको PDF नोट्स देंगे उसमें तो सारा सब कुछ लिखा होगा ही। चलिए और एक एग्जाम्पल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है, अभी मैंने बताया था कि क्षितिज पर सूर्य अस्त और सूर्य उदय से पहले भी सूर्य आपको दिख जाता। तो मान लो ये है पृथ्वी माँ, धरती माँ, ये उसका क्षितिज है। मान लो सूर्य बाबा यहाँ है। अब पृथ्वी के आसपास वायुमंडल होता है और दूर जो है निर्वात होता है, यानी आसपास वायु है, ऊपर क्या है, निर्वात है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप यहां समझिए, एक स्लाइड से आपको क्लियर करवाता हूं बच्चों। निर्वात का अपवर्तनांक है 1 और वायु का अपवर्तनांक यानी हवा का अपवर्तनांक दे रखा है 1 पॉइंट कुछ, यानी तो भले ही थोड़ा है लेकिन है ज्यादा निर्वात से। यानी निर्वात के कंपेयर में हवा जो है वो सघन है, ये आपके माइंड में चीज आनी चाहिए। निर्वात के कंपेयर में हवा जो है क्या है, सघन है। तो यहाँ पर ये धरती माता आपकी और यहाँ पर ये आपका क्षितिज है, क्षितिज यानी ओरिजिन जिसको बोलते हैं। सूर्य बाबा अभी यहाँ है, क्षितिज से नीचे हैं, लेकिन आपको 10-15 मिनट पहले दिखने शुरू हो जाते हैं। उसका रीजन है कि मान लेते हो कि कोई भी आदमी यहाँ खड़ा है, इस तरह से ऐसे खड़ा है, तो मान लेते हैं ये वायुमंडल वाला है, यहाँ से हवा शुरू हो जाती है, आपकी हवा वाला क्षेत्र है, ये हवा वाला वायु है यहाँ। अगर यहाँ पर वायु है बच्चों तो वायु सघन है और ये क्या है, निर्वात है। यहाँ पर निर्वात क्या है, विरल है बच्चों, क्या है, विरल। तो यहाँ से सूर्य की किरणें मान लेते हैं इस तरह से आएगी। अब यहाँ पर बना हुआ है अभिलंब बच्चों, इस बिंदु पर अभिलंब कैसे बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण आप जो है इस बिंदु पर बना दोगे ऐसे, ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण बच्चों। देखिए अभिलंब बनाना है किसी कार्य पे, वहां पर एक स्पर्श रेखा खींचो और उस पर 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा खींची और ये 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये अभिलंब है। तो अब इस किरण को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या करेगी बच्चों, ये क्या करेगी, ये इधर मुड़ जाएगी ऐसे। और जब ये मुड़ जाएगी तो आपको ये किरण एक तो यहाँ से सीधी चली जाएगी और एक यहाँ से मुड़ जाएगी, तो आपको सूरज जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब इस किरण को जब आप पीछे बढ़ाओगे बच्चों तो यहाँ कहीं आके मिलेगी, तो आपको सूरज यहाँ की बजाय यहाँ दिखेगा। मतलब एक्चुअल में तो सूरज यहाँ है पर आपको यहाँ दिख रहा, मतलब थोड़ा दिखने लग जाएगा। क्लियरली समझ में आया होगा, नहीं आया है थोड़ा और यहाँ पर इस छोटे से डायग्राम में देख लीजिए। यहाँ पर एक है, यहाँ पर इस तरह से पृथ्वी है, यहाँ पर सूर्य है आपका, यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, ये यहाँ से वायुमंडल शुरू हो रहा है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण, ये मान लेते हैं इसका अभिलंब है, ऐसे जानी है। अभी डायरेक्टली सीधा न जाते हुए ऐसे मुड़ जाएगी, तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ की जगह यहाँ दिखेगी, ये किरण यहाँ से जाएगी। क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे प्रतिबिंब बन रहे हैं और हमें कैसे दिखते हैं। तो आई होप आज का जो भी डिस्कशन हुआ है आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। स्नेल वाला जो नियम है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद अपवर्तन की घटनाओं के जो उदाहरण है वो भी आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, है ना। प्रीवियस लेक्चर को भी अच्छे से देखना ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास जो हो गया, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम देखेंगे लेंस के बारे में, अध्ययन करेंगे कि लेंस क्या होता है। तो अपवर्तन का ये फंडा यूज आएगा कि लेंस में किरणें प्रवेश करेगी और प्रवेश करेगी तो मुड़ेगी। अब कैसे मुड़ेगी, क्यों मुड़ेगी, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।